अब आखिरी वीडियो में मैंने आपसे 2 वादे किए थे। पहला कि मैं ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग की पार्ट 2 की वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। दूसरा, इस केस में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न होंगे, मैं इसे भी पूरा करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का केस स्टार्ट करूँ, जिसने भी ब्लॉन्ड फैमिली पार्ट 1 की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो ये केस आपको समझ नहीं आएगा। और जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब स्टेट पुलिस के साथ साथ FBI की नज़र भी पूरे तरीके से सूजन के ऊपर थी। तभी उनमें से एक डिटेक्टिव ने सूजन से ये पूछा कि क्या उसने अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी या नहीं। जिस पर सूजन ने जवाब दिया कि हाँ, उसने एक पॉलिसी ली थी। अब जैसे जैसे आगे वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर दी गई, उसने ये नोटिस किया कि सभी डिटेक्टिव्स का उसको देखने का नज़रिया बदल गया था। अब ऐसा लग रहा था कि इंश्योरेंस पॉलिसी वो इकलौती कड़ी थी जो कि उन सभी चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ने में रह गई थी। लेकिन तभी उस डिटेक्टिव ने सूजन से ये पूछा कि आखिर उसने कितने रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब आप सभी लोगों को याद होगा कि ब्लॉन्ड फैमिली बहुत गरीब थी और ये चीज़ अब तक डिटेक्टिव्स को भी पता चल चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो इंश्योरेंस का सवाल पूछते पूछते इसे भूल गए थे। अब ये चीज़ तो बहुत कॉमन सेंस की है कि उसने लाखों की तो इंश्योरेंस पॉलिसी ली नहीं होगी। लेकिन फिर सूजन ने थोड़ा याद करने के बाद ये बताया कि उसने अपने हस्बैंड पे $2000 की और अपनी बेटी पे $1000 की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब ये सुनते ही पुलिस ने उसकी तरफ एज अ सस्पेक्ट देखना छोड़ दिया था। लेकिन तभी सूजन को एक कार के बारे में याद आया। जब सूजन आधी नींद में थी तब उसने एक कार को अपने घर पर आते हुए और वापस जाते हुए सुना था और किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक भी किया था। अब पुलिस को ये लगा कि वो वही इंसान है जिसने वो ब्रीफकेस वहां पे रखा था। अब सूजन के न उठने की वजह से उसे ये चीज नहीं पता थी कि आखिर वो इंसान था कौन। उसने सिर्फ और सिर्फ आवाज सुनी थी। इसीलिए पुलिस वालों ने पड़ोसियों से इसके बारे में पूछताछ चालू कर दी और उनकी किस्मत अच्छी थी। एक पड़ोसी ने कुछ देखा था। वो पड़ोसी अपने घर के सामने ही था। तभी उसने एक लाल कलर की स्टेशन मॉडल कार को ब्लॉन्ड फैमिली के घर के सामने से वापस जाते हुए देखा था। उस आदमी ने यह भी बताया कि उसने उस कार को आसपास पहले भी कई बार देखा था। पुलिस तुरंत उस गाड़ी को ढूंढने में लग गई। कुछ दिन बीत जाते हैं। रॉबर्ट अभी भी हॉस्पिटल में थे। वो अपनी रिकवरी कर रहे थे और सूजन लगातार उनके साथ थी। बेचारे रॉबर्ट और सूजन अभी तक उस बॉम्बिंग के सदमे में ही थे। जोए, एंजेला और माइकल अब जिंदा नहीं थे। ऐसे में सूजन और रॉबर्ट का एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी था। उन दोनों के मन में बहुत सवाल थे। जैसे ब्लॉन्ड फैमिली का तो कोई दुश्मन भी नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें उस ट्रेलर पार्क में आए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। वो यहाँ पे किसी को अच्छे से जानते तक नहीं थे। ऐसे में कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा। अब पुलिस का भी बिल्कुल यही सवाल था, क्योंकि वो लोग लाल गाड़ी को ढूंढने में नाकामयाब रहे। यहाँ तक कि वो लोग उस केस में अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन इसी बीच उनका ध्यान एक इंसान की तरफ गया था जिसका नाम मैथ्यू हफ था। जब से ब्लॉन्ड फैमिली का बॉम्बिंग इंसिडेंट हुआ था तब से एजले हाई स्कूल, जहां एंजेला पढ़ाई करती थी, वहां पे कुछ ह्यूमर्स फैलना स्टार्ट हो गए थे। एक 15 साल का लड़का जिसका नाम मैथ्यू हफ था, उसको एंजेला के ऊपर क्रश था। उसने एंजेला से आस्क आउट भी किया था, लेकिन सिर्फ रिजेक्ट होने के लिए। ऐसा हाई स्कूल के बच्चों में होना बहुत आम बात है। लेकिन मैथ्यू के अंदर कुछ अलग सी डार्कनेस थी जो कि दूसरे बच्चों ने पकड़ ली थी। बॉम्बिंग होने के कुछ समय बाद मैथ्यू ने अपने साथ वालों को ये बताना शुरू कर दिया कि एक टाइम पे उसने एक बॉम्ब बनाया था। लेकिन उसने ये चीज़ नहीं कही थी कि वो ब्लॉन्ड फैमिली वाला बॉम्ब उसने ही बनाया था। लेकिन जब दूसरे बच्चों ने ये चीज़ बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैथ्यू ने ही ब्लॉन्ड फैमिली को बम से उड़ाया था, तब मैथ्यू ने इसका जवाब कुछ भी नहीं दिया। ऐसा लगा कि वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। बॉम्बिंग के कुछ ही समय बाद मैथ्यू को जुवेनाइल करेक्शनल फैसिलिटी में भेजा गया था, जिसको आप एक तरह का बच्चों का जेल ही समझिए। तब सबको ऐसा लगा
कि ऐसा इसलिए हुआ है कि उसने ही ब्लॉन्ड फैमिली को बॉम्ब से उड़ाया था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैथ्यू के ऊपर चोरी का इल्जाम था। जब पुलिस ने मैथ्यू से पूछा कि आखिर क्यों उसने ये ह्यूमर को फैलने दिया, इस पर मैथ्यू ने एक सिंपल सा जवाब दिया कि वो अपने साथ वालों पर एक भौकाल टाइप की चीज बनाना चाहता था, इसीलिए वो सब जो सोच रहे थे मैथ्यू ने उन्हें वो सोचने दिया। पुलिस ने उसे सस्पेक्ट के लिस्ट में तो रखा, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ ही महीनों बाद एटीएफ की टीम एक आदमी को ढूंढ रही थी जो कि छुप छुप कर ड्रग्स को बेच रहा था। अब जिसको एटीएफ का नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। एटीएफ की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स। ये एक डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंडर आती है। अब एटीएफ की टीम एक डॉगलस ब्राउन नाम के आदमी की फिराक में थी, क्योंकि उनको ये पता चला था कि ये आदमी फायर आर्म्स के साथ साथ ड्रग्स भी बेच रहा था। इस आदमी के पास फायर आर्म्स बेचने का तो लाइसेंस है, लेकिन ड्रग्स का कोई लाइसेंस नहीं होता, और ये सारी चीजें एजले टेक्सास में हो रही थी। एटीएफ की टीम को ये भी खबर मिली थी कि ये आदमी ड्रग्स के साथ साथ ऑटोमेटिक वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स भी बेच रहा था। अब एक्सप्लोजिव्स से ये चीजें किधर जा रही हैं आपको समझ आ रहा होगा। खैर, 5 मार्च साल 1986 को एक एटीएफ अंडरकवर एजेंट डॉगलस ब्राउन से एक रेस्टोरेंट में मिली और उन्होंने ये पूछा कि क्या वो एक्सप्लोजिव्स बेचता है। इस पर ब्राउन ने ये जवाब दिया कि वो उनके लिए एक बॉम्ब बना सकता है। कुछ ही हफ्तों बाद वो दोनों एक मॉल में फिर से मिले। इस बार ब्राउन के पास एक ब्रीफकेस भी था। उसने ऑफिसर को वो ब्रीफकेस खोला और दिखाया। अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्सटेंस थे। ब्राउन ने यह बताया कि ये एक होममेड प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है। उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी थे और भी कुछ चीजें थी, लेकिन कुछ भी माउस ट्रैप जैसा नहीं था। ब्राउन को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस ने उससे ब्लॉन्ड फैमिली के बारे में पूछा, लेकिन वो उनको नहीं जानता था। इसके बावजूद पुलिस ने उसको सस्पेक्ट के लिस्ट पे रखा था, क्योंकि अगर उसने ब्लॉन्ड के घर पे बॉम्ब नहीं रखा तो शायद उसने किसी को बेचा होगा। इन सब कोशिशों के बावजूद ब्लॉन्ड फैमिली का केस ठंडा पड़ गया था, क्योंकि कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला था। उसी साल के दिसंबर में पुलिस ने एक टिप लाइन भी सेट करी कि अगर कोई भी आदमी इस केस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जानता है तो प्लीज पुलिस को बताए, लेकिन किसी ने भी पुलिस को फोन नहीं किया था। ये बहुत अजीब बात थी कि एक ब्रीफकेस बॉम्ब फटा था, ना कि कोई छोटा मोटा क्राइम, क्योंकि ऐसा काम तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्किल्ड लोग ही कर सकते थे। इन सब के बावजूद कोई भी लीड ना मिलना बड़ी अजीब बात थी। अब सवाल ये था कि क्या सच में ब्लॉन्ड को कोई मारना चाहता था या वो बॉम्ब उनके घर गलती से पहुंच गया था। इसी बीच एक चीज और गौर फरमाने वाली थी। भले ही ब्लॉन्ड के पड़ोसी लोग काफी हेल्पफुल थे, लेकिन आसपास बहुत सारे क्रिमिनल भी रहते थे, लाइक ड्रग डीलर्स या फिर छोटे मोटे क्रिमिनल्स। तो कहीं वो बॉम्ब उनके लिए तो नहीं था, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला था। अब हम आते हैं 19 अप्रैल 1995 में। ब्लॉन्ड फैमिली के बॉम्बिंग के 10 साल बाद एक यंग आदमी एक रेंटल ट्रक के साथ फेडरल बिल्डिंग के सामने चला जाता है। उस ट्रक में और कुछ नहीं, बहुत सारे होममेड एक्सप्लोसिव्स भरे हुए थे। अब ये बात है ओक्लाहोमा सिटी की। ये आदमी किसी चीज को लेके गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा था और इसी वजह से उसने ये हरकत की, क्योंकि उसको ये लगता था कि यही तरीका था गवर्नमेंट से जीतने का। और सुबह 9 बजे वो ट्रक फट जाता है। उसकी वजह से उस बिल्डिंग के अंदर 168 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 19 बच्चे थे। ओक्लाहोमा बॉम्बिंग अमेरिकन सॉइल पे होने वाली सबसे खराब बॉम्बिंग में से एक है। ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने शांत एटीएफ एजेंसी को वापस एक्टिव किया। उनकी फंडिंग की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने सॉल्व किया और ये आदेश दिया कि अमेरिका में जितने भी अनसॉल्व्ड बॉम्बिंग हादसे हैं उन सबको सॉल्व किया जाए। और उस टाइम पे ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग अमेरिका की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड बॉम्बिंग थी और एटीएफ उस केस को सॉल्व करने में लग गई और महज कुछ ही दिनों बाद उनको एक लीड मिल गई। ये बात है
साल 1997 के गर्मियों की जैक फेरिस नाम का आदमी पुलिस के पास आता है। वो एक मुजरिम था जो कि पार्कर काउंटी जेल में अपनी सजा काट रहा था। ये जेल लेक वॉर्थ से बहुत करीब है। अब यह आदमी आकर पुलिस से ये बोलता है कि उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी फिराक में पुलिस सदियों से बैठी है, लेकिन वो उसके बारे में पुलिस को तभी बताएगा जब वो उसको जेल से छोड़ देंगे। अब पुलिस को उनकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि अक्सर ही ऐसे मुजरिम खड़े होकर पुलिस के पास आते हैं और दावे करते हैं, लेकिन सब कुछ झूठ होते हैं। इसके बावजूद पुलिस ने फेरिस से मीटिंग रखी, लेकिन फेरिस ने कुछ सीरियस चीजें बताई। उसने ये बताया कि वो जेल में एक आदमी से मिला था जिसने ये कन्फेस किया है कि ब्लॉन्ड फैमिली हादसे को उसने ही अंजाम दिया था। और ये बात इतनी सीरियस थी कि फेरिस की टैक्टिक काम आई। पुलिस ने उसको रिलीज कर दिया। अब पुलिस ने माइकल रॉय टोनी नाम के आदमी को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। माइकल टोनी उस टाइम 31 साल का था और उसका बचपन कॉटनवुड कैलिफोर्निया में बीता था। माइकल टोनी का बचपन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बीता था। माइकल के बचपन में ही उसके पिता, उसकी माँ और उसे छोड़कर चले गए थे। अब ऐसी सिचुएशन में जब भी उसकी मदर अपने नए बॉयफ्रेंड को घर पर लाती थी, वो सारे बॉयफ्रेंड माइकल पे चाइल्ड अब्यूज करते थे। वो सारे बेवजह माइकल को मारा करते थे, घंटों उसको कमरे में बंद कर देते थे और एक ने तो हद ही पार कर दी थी। वो उसे उल्टा लटकाकर अपने लाइटर से उसकी स्किन को जलाया करता था। और ये सब हादसे जब टोनी के साथ हो रहे थे तो उनकी उम्र महज 10 साल की थी। जब टोनी अपने टीनेज में थे तो उनकी बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम एनिटी सेलिक्स था, उनका मर्डर हो गया था। और वो मर्डर कॉटनवुड के एक सीरियल किलर ने किया था जो कि यंग लड़कियों को मार दिया करता था। उस सीरियल किलर का नाम डैरल कीथ रीच था। जल्दी ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और उसे सजा हो गई थी। साल 1990 में उसकी आंट का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और उनका खून भी हो गया था। आगे चल के उनके किलर को भी डेथ सेंटेंस हो गई थी। इतने साल के दुख, दर्द और शोषण के बाद टोनी ने यह डिसाइड किया कि वो कॉटनवुड छोड़कर टेक्सास चले जाएंगे। और वहाँ जाकर उन्होंने कुछ दिन पढ़ाई करी और हाई स्कूल में ही अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी। साल 1997 में जब ब्लोंड फैमिली बॉम्बिंग का इन्वेस्टिगेशन उन पर स्टार्ट हुआ, उस टाइम वो ऑलरेडी जेल में थे और उन पर चोरी का इल्ज़ाम था, लेकिन अब तक वो पैरोल के लिए एलिजिबल थे। पुलिस ने किम्बरली नाम की एक लड़की को पकड़ा जो कि टोनी की बीवी थी। साल 1986 से लेके 1989 तक। 1985 की थैंक्सगिविंग वाली नाइट को किम्बरली उसके साथ ही थी और जो कुछ भी हुआ था उस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से याद था। उस दिन टोनी अपने दोस्त क्रिस मीक्स के साथ फिशिंग पे जाने वाला था। वो फिशिंग में किम्बरली को साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे किम्बरली ने उसे मना ही लिया था। किम्बरली ने पुलिस को यह बताया कि टोनी अपने बिजनेस की वजह से हिल टॉप मोबाइल पार्क में रुका था जहां ब्लोंड फैमिली रहती थी। वो एक ब्रीफकेस के साथ कहीं गया था और जब थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में वो ब्रीफकेस नहीं था। लेकिन किम्बरली ने यह भी बताया कि वो लोग काफी देर तक हिल टॉप मोबाइल पार्क के पास थे, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्सप्लोजन की साउंड नहीं सुनी थी। पुलिस ने जब टोनी के बेस्ट फ्रेंड क्रिस मीक से भी बात करी तो उसने ये बताया कि टोनी को उस दिन कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था और उसने भी टोनी को उस ब्रीफकेस के साथ देखा था। माइकल टोनी को वापस से अरेस्ट कर लिया गया और मई 1999 में उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ। उन सब ट्रायल में किम्बरली और क्रिस दोनों आए थे। ट्रायल में क्रिस ने उस दिन की कुछ और चीजें भी रिवील करी थी। उसने ये बताया कि जब वो लोग हिल्टन मोबाइल पार्क के पास पहुंचे तो टोनी ने उससे ये कहा कि क्या वो झाड़ी में जाकर ये चीज देखेगा कि क्या वहां आसपास ज्यादा भीड़ तो नहीं है। क्रिस ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वापस टोनी को आकर ये बताया कि नहीं, वहां भीड़ नहीं है। और जितने भी ट्रेलर हैं उनमें से ज्यादातर ट्रेलरों में ये लग रहा था कि वहां लोग बाहर गए हुए हैं।
इसके बाद ब्रीफकेस के साथ टोनी वहां जाता है और विदाउट ब्रीफकेस वापस आता है। क्रिस ने यह भी बताया कि बॉम्बिंग के कुछ दिनों पहले टोनी कुछ आदमियों से मिलता था जो कि टोंगन बोलते थे। उनमें से एक का नाम लैरी था। क्रिस ने लैरी और टोनी को आपस में बात करते सुना और उन्होंने बॉम्बिंग और कॉन्ट्रैक्ट नाम के वर्ड का यूज किया था। और महज कुछ दिनों बाद टोनी ने क्रिस को एक ब्रीफकेस दिखाया और ये बोला कि उसे कुछ उड़ाना होगा। अब तक सारी चीजें टोनी के खिलाफ जा रही थी और सिर्फ एक चीज रह रही थी जो टोनी को उस बॉम्बिंग का दोषी बनाने से रोकी हुई थी, और वो चीज थी वो कॉन्ट्रैक्ट। और एक और बंदे ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया। टोनी का जेल में एक और सेलमेट था जिसका नाम फिनिस ब्लैंकेनशिप था। उसने बताया कि टोनी ने यह कन्फेस किया है कि उसके टोटल $5,000 मिले थे, जिसमें 2,500 बॉम्ब बनाने के और 2,500 बॉम्ब को रखने के थे। उसने ये भी बताया कि ये एक ड्रग रिलेटेड बॉम्बिंग थी, लेकिन टोनी ने उसे गलती से किसी और के दरवाजे पर रख दिया था। अब तक सारी चीजें माइकल टोनी के खिलाफ ही जा रही थी, लेकिन एक बात ये भी सोचने वाली थी कि ब्लैंकेनशिप जैसा आदमी जो कि खुद चाइल्ड अब्यूज के केस में अंदर है, भला उसकी बात पे भरोसा करना सही है या नहीं। इसके ऊपर एक दिक्कत और आ गई थी। जैक फेरिस जो कि इनिशियल इन्फॉर्मर था, उसने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। वो एक दिन पुलिस के पास गया और उसने ये बताया कि माइकल टोनी ने ही उससे कहा था कि वो बॉम्बिंग का इल्जाम उसके ऊपर लगा दे ताकि वो खुद यहाँ से जल्दी निकल सके। और अपने ट्रायल में टोनी ने भी इस स्टेटमेंट में हामी भरी थी। टोनी ने यह भी बताया कि उसने इस बॉम्बिंग के बारे में एक आदमी से सुना था जिसका नाम बेनी जोए टूली था, जो कि माइकल हफ का दोस्त था। माइकल हफ वही 15 साल का लड़का था जो कि एंजेला के स्कूल में पढ़ता था और एंजेला उसकी क्रश थी। हफ ने ही बेनी को उस बॉम्बिंग के स्पेसिफिक डिटेल्स बताई थी जो कि बेनी से होते हुए टोनी तक पहुंची थी। लेकिन अब आप कहेंगे कि टोनी के एक्स वाइफ का क्या? उसने तो वो ब्रीफकेस वाला सीन अपने सामने होते हुए देखा था। अब यहां से इस केस में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। जब पुलिस ने किम्बरली से पहली बार पूछताछ करी थी तो उसने ये बताया था कि उसको बॉम्ब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन बाद में उसने ये बताया कि उसने अपना और क्रिस मीक्स का स्टेटमेंट जब सुना था उसके बाद वो लाइब्रेरी गई थी इस केस की तहकीकात करने, क्योंकि उनको खुद यकीन नहीं था कि उन्होंने वो बोला कैसे था। अब सवाल ये था कि ये सारी चीजें जो टोनी के खिलाफ इतने तरीके से प्लान की गई थी, कहीं पुलिस ही तो इसके पीछे नहीं थी? क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर था इस केस को सॉल्व करने का। खैर, जब टोनी का ट्रायल स्टार्ट हुआ तो ऐसे कोई भी चीज कभी कोर्ट में लाई ही नहीं गई थी। जैसे जैक फेरिस ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया था, उसके साथ साथ किम्बरली ने भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया था, लेकिन स्टेटमेंट में बदलाव सिर्फ कोर्ट के बाहर तक ही थे, कोर्ट के अंदर नहीं लाए गए। कोर्ट के अंदर पूरा प्रोसिक्यूशन टोनी के खिलाफ गया था। उस एक्सप्लोजन से भी जितने एविडेंस उठाए गए थे वो सारे टोनी के खिलाफ चेप दिए गए। यहां तक कि प्रोसिक्यूशन में टोनी का पास्ट भी उठाया गया था कि वो एक चोर है, वो बहुत ज्यादा वायलेंट था अपनी एक्स वाइफ और फॉर्मर गर्लफ्रेंड्स पे। बट डिफेंस लॉयर कंटिन्यूसली इस बात पे अड़े रहे कि ये सारी चीजें उसको एक बॉम्बर नहीं बनाते। ट्रायल स्टार्ट होने के महज 15 दिनों बाद यानी 25 मई को माइकल टोनी को डेथ की सेंटेंस दे दी गई। अब जो लोग इस केस से फेमिलियर थे उनके लिए ये न्यूज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि टोनी के खिलाफ कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं थे जो ये बताते हों कि बॉम्बिंग के टाइम टोनी वहां पे था। और जितने भी लोगों ने अपने स्टेटमेंट बदले, इस चीज को कभी कोर्ट में उठाया ही नहीं गया। लेकिन जो सर्वाइविंग ब्लॉन्ड फैमिली थी वो इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश थी। सूजन और रॉबर्ट का ये कहना था कि कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है और माइकल टोनी 100% गिल्टी है। लेकिन टोनी के डिफेंस अटॉर्नी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और जितना ज्यादा वो इस केस को खंगाल रहे थे, टोनी के लिए चीजें आसान हो रही थी। किम्बरली ने पुलिस को एक गन के बारे में बताया था जो टोनी ने बॉम्बिंग वाले दिन एक बीवर को मारने के लिए यूज की थी। अब इस पर अटॉर्नी ने यह पता लगाया कि वो गन तो दिसंबर तक खरीदी ही नहीं गई थी, तो आखिर बॉम्बिंग वाले दिन टोनी ने उस चीज को यूज कैसे की होगी। और बिल्कुल सेम उस पिकअप ट्रक के साथ हुआ था जिसमें बैठकर किम्बरली, क्रिस,
और टोनी फिशिंग ट्रिप के लिए गए थे। वो ट्रक भी दिसंबर तक खरीदी ही नहीं गई थी। इसके बाद एक अंदर की बात सामने आती है। पुलिस ने एक कॉग्निटिव इंटरव्यू स्पेशलिस्ट को बुलाया था जिसने क्रिस मीक्स और किम्बरली का इंटरव्यू किया था, और कहीं ना कहीं उस स्पेशलिस्ट ने वो इन्फॉर्मेशन जबरदस्ती उन दोनों से निकलवाई थी, जैसा कि पुलिस चाहती थी, क्योंकि उन दोनों की इनिशियल स्टेटमेंट में वो दोनों बॉम्बिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब आपको एक बंदे के बारे में और याद होगा जिसका नाम लैरी था, जो कि टोंगन बोलता था। डिफेंस अटॉर्नी ने उसको भी ढूंढ लिया। जब ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग हुई थी उस टाइम पे उस लड़के की उम्र महज 17 साल थी, और एक बड़ा खुलासा यहाँ पे हुआ कि बॉम्ब फटने के महज कुछ ही दिनों बाद यानी साल 1985 में पुलिस ने ऑलरेडी उस बंदे का इंटरव्यू ले लिया था, और लैरी ने पॉलीग्राफ टेस्ट भी पार किया था, जिससे ये चीज़ क्लियर होती है कि उसका उस केस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और ये चीज़ कभी भी जूरी के सामने लाई ही नहीं गई थी। आखिरकार डिफेंस अटॉर्नी ने ये सारी चीज़ों को कलेक्ट किया और जूरी के सामने रखा। उन्हें पूरे 9 साल लग गए इस चीज़ को प्रूव करने में, लेकिन वो सक्सेसफुल रहे, और साल 2008 में टोनी के डेथ सेंटेंस को हटा दिया गया और सितंबर 2008 में उसको जेल से निकाल दिया गया। डिफेंस अटॉर्नी इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने एक मासूम को बचा लिया था। लेकिन दूसरी तरफ ब्लॉन्ड फैमिली बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि जोए, एंजेला और माइकल को अभी तक जस्टिस नहीं मिला था, और पता नहीं कितने साल और उनको वेट करना पड़ेगा। खैर, इस कहानी की हैप्पी एंडिंग किसी भी तरीके से नहीं हुई थी। महज 1 महीने बाद एक रोज टोनी अपने पिकअप ट्रक को चला रहे थे, और तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और माइकल के मरने के साथ ही ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग का केस बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। उनका सिंपली ये कहना था कि वो मोबाइल होम कम्युनिटी में कुछ ड्रग डीलिंग चलती थी, और उसी की वजह से वो बॉम्ब वहां पे रखा गया था, लेकिन बॉम्ब को गलत पोर्च पे रख दिया गया। इसी वजह से पुलिस उस रखने वाले के बारे में कुछ भी नहीं ढूंढ पाई थी। लेकिन इस पर 2 सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, वो लाल गाड़ी। ब्लॉन्ड के पड़ोसी ने उस लाल गाड़ी को अपने नेबरहुड में कई बार देखा था, उसके बावजूद पुलिस उस गाड़ी को नहीं ढूंढ पाई थी। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर वो लाल गाड़ी रेगुलरली कम्युनिटी में आती थी, तो कैसे उन्होंने एक गलत पोर्च पे बॉम्ब को रख दिया था। इस पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शायद कभी भी हमें इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। जाने से पहले मैं आपसे 2 चीजों पे बात करना चाहता हूँ। पहला, कि पुलिस को ये पता था कि टोनी की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उस इंसान को अपने डेथ सेंटेंस से भी कोई फर्क नहीं था, यहाँ तक कि वो अपने डेथ की वीडियो को ईबे पे बेचना चाहता था। अब आप समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी। तो पुलिस ये जानती थी कि अगर टोनी को फांसी लग भी जाएगी तो उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन टोनी की किस्मत में एक ईमानदार डिफेंस अटॉर्नी लग गए थे। अब दूसरी चीज ये है कि मैंने कुछ ब्लॉग पोस्ट में पढ़ा था कि जब माइकल टोनी जेल में थे तो उनसे कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट किया था। वो लोग थे जिन्होंने असलियत में ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग करवाई थी, ऐसा टोनी का कहना था। उस ब्लॉग पोस्ट में ऐसा भी लिखा था कि टोनी ने यह वादा किया था कि जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे तब वो उन लोगों का नाम बताएंगे। खैर, अब आप समझ सकते हैं कि टोनी को क्यों मार दिया गया था। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ऊपर की प्रेशर की वजह से पुलिस ने ज़बरदस्ती टोनी को फंसाया था, और ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग के पीछे कुछ छोटे मोटे लोगों का हाथ नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। होपफुली शायद आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग में इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न थे कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया हूँ। खैर, अब आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अब वीडियो इसी तरीके से जल्दी जल्दी आएंगी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ आपको यूज़ करना है। और मेरा क्या, मैं तो यहीं पे हूँ द मिस्टीरियस 329 पे। आगे भी ऐसे ही बेहतरीन केसेस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।